नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज सबसे पहले बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। आज सूरत में नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर डायरेक्ट अटैक किया। मोदी ने कहा कि कांग्रेस निराशावादी है, कांग्रेस अराजकता में अवसर ढूंढ रही है, कांग्रेस आत्मनिर्भर भारत का मजाक उड़ाती है, कांग्रेस चुनाव जीत नहीं पाती इसलिए अराजकता अनिश्चितता फैलाकर अपना वजूद बनाना चाहती है, लेकिन अब ये सब नहीं चलेगा। मोदी ने कहा कि देश नकारात्मकता से आगे निकल चुका है, भारत के लोग सपनों और संकल्पों से भरे हैं और अगर देश संकल्पित है तो विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को पाना असंभव नहीं है। प्रधानमंत्री का मैसेज साफ था, क्लियर कट था। मोदी ने कहा कि देश के लोग 2 कदम चलेंगे तो वो 3 कदम चलने को तैयार हैं, उन्हें रुकना और थकना मंजूर नहीं है। मोदी ने कहा कि कांग्रेस को देश की तरक्की पसंद नहीं है। कांग्रेस ने दशकों तक भारत को विदेशों पर निर्भर बनाए रखा। ऐसे लोगों को देश की जनता ने ठिकाने लगा दिया है। भारत को भाजपा पर भरोसा है, इसलिए देश भर में बीजेपी जीत रही है। बंगाल चुनाव के नतीजे इसका लेटेस्ट सबूत हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कांग्रेस के कुशासन से जनता नाराज है, इसीलिए कांग्रेस को कर्नाटक में भी चीफ मिनिस्टर बदलना पड़ा। लेकिन कांग्रेस अभी भी जनता के संदेश को समझना नहीं चाहती। सूरत में आज प्रधानमंत्री मोदी ने प्राइवेट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लार्सन टूब्रो के प्लांट का दौरा किया। इस प्लांट में एल&टी, डीआरडीओ के साथ मिलकर बड़े बड़े डिफेंस इक्विपमेंट बना रही है। मोदी सरकार ने डिफेंस सेक्टर को प्राइवेट कंपनियों के लिए खोला था। उस वक्त भी कांग्रेस ने मोदी की आलोचना की थी, लेकिन आज सूरत के प्लांट में लाइट बैटल टैंक, यूएवी और दुश्मन के ड्रोन्स को नष्ट करने वाले हथियार देखने के बाद मोदी ने कहा अब वो दिन दूर नहीं जब भारत डिफेंस सेक्टर में न सिर्फ आत्मनिर्भर होगा बल्कि दुनिया के दूसरे देशों को भी हथियार सप्लाई करेगा। हजीरा के प्लांट में आज प्रधानमंत्री ने जोरावर लाइट बैटल टैंक, K9 वज्र सेल्फ प्रोपेल्ड होविट्जर को भी देखा, इनकी टेक्नोलॉजी और कैपेबिलिटीज को समझा और इसके अलावा एंटी ड्रोन वॉरफेयर में काम आने वाले स्वदेशी हथियार तेजस्त्रा और तीर यूएवी को भी प्रधानमंत्री मोदी के सामने प्रेजेंट किया गया। रिजर्व बैंक ने आज भरोसा दिलाया कि देश की इकोनॉमी मजबूत है, सारे पैरामीटर स्टेबल हैं, मिडिल ईस्ट के युद्ध के असर से भारत के ग्रोथ रेट पर कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। रिजर्व बैंक ने कहा अगले फाइनेंशियल ईयर में भारत की जीडीपी ग्रोथ 6.6% रहेगी। इससे पहले रिजर्व बैंक ने जीडीपी की ग्रोथ रेट 6.9% रहने का अंदाजा लगाया था, लेकिन अब इस प्रोजेक्शन में 0.03% की कटौती की गई है। आज आरबीआई ने अपनी मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान किया। रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं हुआ। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि ईरान अमेरिका की जंग की वजह से एक्सपोर्ट में कमी आई है, पेट्रोलियम इंपोर्ट का प्रेशर बढ़ा है, लेकिन दुनिया के दूसरे देशों के मुकाबले भारत इस चुनौती का बेहतर तरीके से सामना कर रहा है। संजय मल्होत्रा ने कहा कि महंगाई चिंता की बात जरूर है, लेकिन हालात ऐसे नहीं है कि रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट में बदलाव की जरूरत हो। इस समय हमारी इकोनॉमी के सामने सबसे बड़ा चैलेंज है विदेशी निवेश को बढ़ाने का। इसमें भारी कमी आई है। आज इसके लिए सरकार ने बड़ा फैसला लिया। अब फॉरेन इन्वेस्टर्स को भारत में हुई कमाई के इंटरेस्ट पर इनकम टैक्स नहीं देना होगा। इसके अलावा अगर विदेशी निवेशक सरकारी बॉन्ड में पैसा लगाते हैं तो उनके ऊपर कैपिटल गेन्स टैक्स नहीं लगेगा। इसके लिए आज सरकार ने ऑर्डिनेंस जारी कर दिया। अब तक फॉरेन इन्वेस्टर्स को अपने इन्वेस्टमेंट पर मिलने वाले ब्याज पर 20% टैक्स देना पड़ता था, अब यह टैक्स नहीं देना होगा। इसके अलावा जो फॉरेन इन्वेस्टर्स भारत के शेयर मार्केट में और बॉन्ड्स में 1 साल से ज्यादा वक्त के लिए पैसे लगाते थे, उन पर 12.5% 12.5% का कैपिटल गेन्स टैक्स लगता था। सरकार ने इसको भी हटा लिया है।
इसकी वजह है कि पिछले 5 महीनों के दौरान फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स भारत के स्टॉक मार्केट से 2,25,000 करोड़ रुपए निकाल चुके हैं। असल में अर्थव्यवस्था को लेकर जनता के बीच भ्रम फैलाने की कोशिश भी हो रही है, जिसमें वेस्टर्न मीडिया का एक बहुत बड़ा रोल है। इसका एक सबूत आज सामने आया। आज अमेरिकी मीडिया हाउस ब्लूमबर्ग ने अपनी वो रिपोर्ट वापस ले ली जिसमें उन्होंने दावा किया था कि रिजर्व बैंक ने मई में $12 बिलियन का सोना बेच दिया है। इसकी हमारे देश में बहुत चर्चा हुई, विपक्षी दलों ने इसको सवाल उठाया। आज ब्लूमबर्ग ने माना उसकी यह रिपोर्ट गलत थी, गलत फैक्ट्स और गलत एनालिसिस पर आधारित थी। ब्लूमबर्ग ने आज कहा कि डेटा एनालिसिस से क्लियर है कि रिजर्व बैंक के पास मौजूद सोने के भंडार में कोई बदलाव नहीं आया, कोई चेंज नहीं आया। हालांकि सरकार और आरबीआई ने कल ही ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट को भ्रामक और बेसलेस बताकर खारिज कर दिया था। सरकार ने जानकारी दी थी कि देश का सोना बेचना तो दूर, मिडिल ईस्ट में युद्ध के बाद से भारत का गोल्ड का रिजर्व बढ़ा है। अब बंगाल की बात करते हैं। तृणमूल कांग्रेस में बगावत के बाद आज पहली बार ममता बनर्जी एक्टिव नजर आई। ममता ने पार्टी के विधायकों और सांसदों की मीटिंग बुलाई, लेकिन तृणमूल कांग्रेस के 78 में से सिर्फ 8 विधायक और 42 सांसदों में से सिर्फ 6 सांसद ही मीटिंग में पहुंचे। मीटिंग में ममता ने पार्टी को रिस्ट्रक्चर करने का फैसला किया। अपने भरोसेमंद नेताओं को पार्टी में बड़े बड़े पद दे दिए। अभिषेक बैनर्जी तृणमूल कांग्रेस के महासचिव बने रहेंगे, लेकिन उनके साथ डेरेक ओब्रायन और डोला सेन को ज्वाइंट सेक्रेटरी की जिम्मेदारी दी गई है। अब कर्नाटक की बात करते हैं। कर्नाटक में शपथ ग्रहण समारोह के 48 घंटे के भीतर मंत्रियों के इस्तीफे आने शुरू हो गए हैं। मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने कल देर रात मंत्रियों के विभागों का बंटवारा किया और आज सुबह कैबिनेट मिनिस्टर रामलिंगा रेड्डी ने इस्तीफा दे दिया। रामलिंगा रेड्डी ने कहा कि डीके शिव कुमार ने उनसे बेंगलुरु डेवलपमेंट डिपार्टमेंट देने का वादा किया था, लेकिन जल संसाधन मंत्रालय दे दिया। ये उन्हें मंजूर नहीं है, इसलिए उन्होंने चीफ मिनिस्टर के पास अपना इस्तीफा भेज दिया है। इसके बाद एक और मंत्री KH मुनियप्पा ने इस्तीफे की धमकी दे दी। डीके शिव कुमार ने मुनियप्पा को खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग दिया है, लेकिन वो समाज कल्याण, कृषि या सिंचाई में से एक विभाग चाहते हैं। अब तमिलनाडु की राजनीति की बात करते हैं। आज के अन्नामलाई ने ऐलान कर दिया कि वो बीजेपी से अलग होकर अपनी नई पार्टी बनाएंगे, सिर्फ तमिलनाडु की राजनीति करेंगे। आज अन्नामलाई का बर्थडे है। इस मौके पर उन्होंने करीब 23 मिनट का वीडियो मैसेज जारी किया। इसमें उन्होंने कहा कि वो तमिलनाडु में आज से एक आंदोलन शुरू करने जा रहे हैं। इस पॉलिटिकल मूवमेंट का नाम होगा वी द लीडर। अन्नामलाई ने कहा उनकी पार्टी तमिलनाडु में अगला विधानसभा चुनाव लड़ेगी, लेकिन पार्टी का नाम क्या होगा इसका ऐलान अन्नामलाई ने आज नहीं किया। कि अन्नामलाई IPS अफसर थे, नौकरी छोड़कर राजनीति में आए थे। 2020 में उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की, तमिलनाडु में बीजेपी के अध्यक्ष रहे, लेकिन बीजेपी ने विधानसभा चुनाव में AIADMK के साथ अलायंस किया। इससे अन्नामलाई नाराज थे। उन्होंने आज बीजेपी छोड़ दी, लेकिन यह भी साफ किया कि उन्हें बीजेपी से अलग होने का गम है। उन्होंने कहा वो तमिलनाडु मुद्दों पर फोकस करना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने अपना रास्ता अलग किया है। अब बिहार की बात करते हैं। पटना में फायरिंग के मामले में खान सर नाम के मशहूर फैजल खान की मुश्किलें बढ़ गई। फैजल खान पर गिरफ्तारी की तलवार लटकने लगी। पटना के कदमकुआं थाने में फैजल खान के खिलाफ हत्या की कोशिश और आर्म्स एक्ट के तहत FIR की तैयारी की हो गई है। FIR दर्ज हो गई है। एक्चुअली FIR में साफ साफ लिखा है कि खान सर के कहने पर उनके गार्ड ने फायरिंग की। BNS की धारा 109 के तहत यह केस दर्ज किया गया। इसमें 10 साल तक कैद हो सकती है। अब पुलिस खान सर को खोज रही है। अब मैं आपको बताता हूं उत्तर प्रदेश में सरकारी मदद से चलने वाले मदरसों के बारे में। इन मदरसों में नौकरी के नाम पर किया गया एक बड़ा फ्रॉड सामने आया है। पता लगा कि मदरसों के मैनेजमेंट ने अपनी वाइफ, बेटे, बहू, बेटी, दामाद
सब के सब लोगों को सरकारी नौकरी दे दी, सबको टीचर बना दिया। और इस तरह की गड़बड़ एक तो मदरसों में नहीं, बाराबंकी, जौनपुर, बस्ती और कुशीनगर जैसे कई जिलों के मदरसों में हो रही है। अब इनकी जांच की जा रही है। पता लगा कि बड़ी चालाकी से नियमों को तोड़ा गया। कानून यह है कि जो मदरसे सरकारी मदद से चलते हैं उनमें मैनेजमेंट अपने बेटे, बेटी या किसी रिश्तेदार को नौकरी नहीं दे सकता। आज की अच्छी खबर आपको बता दूं, इस वक्त जम्मू कश्मीर में ड्रग माफिया के खिलाफ जबरदस्त ऑपरेशन चल रहा है। आज श्रीनगर पुलिस ने नशा मुक्ति अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई की। लाल बाजार और खांजार में ड्रग तस्करों की 4 करोड़ की प्रॉपर्टी जब्त कर ली। खांजार में ड्रग पेडलर ओवैस हुसैन के 2 मंजिला घर को जब्त किया। ड्रग तस्कर आदिल अहमद धोबी की भी 2 मंजिला प्रॉपर्टी को कब्जे में ले लिया। नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान के तहत पुलिस की टीमों ने पहलगांव के कई होटल्स में नार्को रेड की। यह कार्रवाई मावूरा, राफ्टिंग पॉइंट और यानर क्षेत्रों के होटल्स में की गई। इस दौरान कई होटल्स की तलाशी ली गई। जम्मू कश्मीर में एलजी मनोज सिन्हा के निर्देश पर नशा मुक्ति अभियान चलाया जा रहा है। 100 दिन चलने वाली स्पेशल ड्राइव में अब तक 500 से ज्यादा प्रॉपर्टीज को अटैच किया गया है या डिमोलिश कर दिया गया है, जबकि 55 दिनों में 1000 से ज्यादा लोगों के खिलाफ केस दर्ज किए गए हैं।